हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर परमाणु की संरचना, जिसके बारे में हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडल कौन कौन से हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। चलिए तो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कौन सा याद रखना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n²। क्या याद रखना है? 2n²। अब n का मतलब क्या है? कक्ष बोलो या ऊर्जा स्तर बोलो, वो होता है। ये भी बताया था मैंने आपको कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 2, 8, 18, 32, ये वाला फॉर्मूला बताया था। ये कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला आया था यहाँ से। ये देखो, ये वाला 2, 8, 18, 32, यानी पहले कक्ष या पहले ऊर्जा स्तर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जा सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्ष के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम देखें तो हमारा हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अब 1 परमाणु क्रमांक होता है तो पहले इसमें कितने, मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे? हमारे 1। तो हमें किसका वितरण करना है? इलेक्ट्रॉनों का। तो हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो किस में चला जाएगा? पहले कक्ष में। उसी प्रकार अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के अंदर होते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 2। कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक तो अगर हम देखें तो मैंने बताया था अभी आपको कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, और जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसलिए हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो अब इनका वितरण कैसे करेंगे? तो पहले कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो अभी देख सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा ये रहा, यानी इसकी संयोजकता पूरी हो गई और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 2। आप इस प्रकार से मान लें कि हमारे पास कितने कमरे हैं? कमरे हैं 4। कितने हैं? 4 कमरे हैं। जैसे कि कमरा नंबर K, L, M और N, ये चारों कमरे हैं हमारे पास। अब चारों कमरे के अंदर क्या हो सकता है कि अधिकतर जो K वाला कमरा है, अब कमरा किसको बोल रहा हूँ मैं? कक्ष या ऊर्जा स्तर को। अब ये चारों कमरों में जो K वाला कमरा है उसके अंदर 2 व्यक्ति ही अधिकतर जा सकते हैं। इसी प्रकार जो L नंबर का कमरा है उसके अंदर 8 व्यक्ति ही उसके अंदर जा सकते हैं। अगर हम दोनों को मिला के कहें तो K और L के अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 10। कितने जा सकते हैं? 10। अब व्यक्ति किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ? व्यक्ति बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों को। किसको बोल रहा हूँ व्यक्ति में? इलेक्ट्रॉनों को। व्यक्ति किसको बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉनों को। तो यानी मैंने बोला कि K और L के अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 10। अब 10 कौन है? 10 इलेक्ट्रॉनों को ही मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि अब जैसे मैंने बताया कि जो M नंबर का कमरा है उसके अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 18। कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 18। तो अगर हम तीनों को मिला के कहें तो 2, 8, 10 और 10 और 18 कितने हो गए? 28 इलेक्ट्रॉन। यानी जो K, L और M उसके अंदर कितने व्यक्ति इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 32। सॉरी, कितने? तीनों को मिलाकर कितने जा सकते हैं? 28 इलेक्ट्रॉन। कितने? 28। अब देखेंगे हम तीसरा होता है हमारा लिथियम। कितना, कौन सा होता है? लिथियम। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 3। तो अभी इसके अंदर क्या होगा? देखो, अभी ये वाला जो लिथियम का पहला कक्षक है, जो पहला ऊर्जा स्तर, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो ये 1 और ये 2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, कहाँ जाएगा? दूसरे कक्ष में। यानी कौन से वाले कक्ष में? K की बात किया था, L वाले कक्ष में। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन तीसरा कहाँ जाएगा? दूसरे कक्ष में। इसी प्रकार हम देखें तो दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। अभी दूसरे कक्ष में कितना गया? 1। इस प्रकार देखें तो 2 यहाँ आ जाएंगे। यानी बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अब 4 परमाणु क्रमांक है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? पहले कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 1 और 2। ठीक है। और 2 कौन से जाएंगे? कौन से कक्ष में जाएंगे? जो दूसरा वाला कक्ष स्टार्ट हुआ है उसमें। तो 1 और 2, अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। 4 हो गए हमारे पास। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना था? 4। इसी प्रकार हम बात करें परमाणु क्रमांक 5 यानी बोरॉन। बोरॉन के अंदर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? दूसरे कक्षक में। क्योंकि दूसरे कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं?
कितने जा सकते हैं? 8। जबकि अभी तक कितने गए? 5 नंबर तक 3 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने जाने चाहिए? 8। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम देखें तो यही क्रम चलता रहेगा, यानी जो तुम्हारा सोडियम है, सॉरी नियोन है, नियोन कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पे। 10 नंबर पर आता है तो नियोन तक जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो आपके दूसरे कक्षक में ही जाएंगे। कौन से कक्षक में? पहला कक्षक हमारा एल, दूसरा कौन सा है? पहला कक्षक एल और पहला कक्षक कौन सा हमारा के, दूसरा कक्षक कौन सा है हमारा? एल। तो जो न्योन परमाणु क्रमांक है, न्योन का परमाणु क्रमांक है 10। 10 नंबर तक जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे? दूसरे कक्षक में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे के अंदर कितने जाएंगे? 8। अगर हम दोनों को मिला के बताएं तो कितने हो जाएंगे? 10। यानी 10 परमाणु क्रमांक 10 तक, या फिर ऐसे मान लो आप कि 10 व्यक्ति जो कक्षकों में ही जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा? उसके बाद देखेंगे 11 नंबर। अब 11 नंबर पर क्या होगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि पहले कक्षक के अंदर 2 व्यक्ति, दूसरे के अंदर, कक्षक मतलब कमरा मान लो आप, ठीक है, और दूसरे के अंदर कितने? 8। टोटल मिला के 2 कक्षकों के अंदर कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 10। और जो 11वां व्यक्ति आएगा, यानी जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? तीसरे कमरे के अंदर। कौन से कमरे के अंदर जाएगा? तीसरे कमरे के अंदर। तो जो हमारा सोडियम है वो कितने नंबर पर आता है? 11 पे। ठीक है, 2 यहाँ पहले कक्षक में 2 और दूसरे में 8, कितने और टोटल? 10। अब एक बचा है वो कहाँ जाएगा? 11 नंबर वाला, जो तीसरे कक्षक में। कहाँ पर जाएगा? तीसरे कक्षक में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, के अंदर कितने जाएंगे? के एल एम। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हम तो के अंदर कितने जाते हैं? 2। एल के अंदर कितने जाते हैं? 8। और टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10। परमाणु क्रमांक कितना है हमारा मैग्नीशियम का? 12। तो लास्ट वाला जो एम उपकोष है तीसरा, उसमें कितने जाएंगे? बचे कितने? 10। तो ये बचे कितने? 12 में से 2, यानी जो लास्ट वाला है उसके पास कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम बात करें 13 नंबर। 13 नंबर कौन आता है? एल्यूमिनियम। कौन आता है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। तो इसी प्रकार देखें के एल और एम। ठीक है, तो ये हुआ आपका के, मतलब पहला कोच कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे में कितने? 8। टोटल मिला के कितने हुए? 10। अब 13 में से 10 गए तो कितने बचे? 3। यानी जो लास्ट वाले एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे? 3। इसी प्रकार सिलिकॉन की बात करें तो ऐसा ही मतलब होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है कितना हमारा? 14। अब 14 होता है तो देखो यहाँ भी 13 था और 14 है, लास्ट वाला 14वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा? एम उपकोष में। क्यों? क्योंकि एम उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18। कितने जा सकते हैं? 18। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं हम जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके 20 परमाणु क्रमांक 20 तक आएंगे वो कहाँ जाएंगे? तीसरे कौन से में जाएंगे? तीसरे वाले में। और देख सकते हैं ये हुआ 14, ये फॉस्फोरस का होता है 15। अब 15 में देखो जो के है आपका, के वाला है, अब के वाले में देखो 2 और एल में कितने? 8। और अब एम में 15 नंबर पर पहुंच के आपको फास्फोरस आता है तो 2 और 8 10, बचे कितने? 5। तो ये 5 ही आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 16 नंबर पर सल्फर, इसी प्रकार 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन। और 19 की बात करूँ मैं तो 19 नंबर पर आता है आपका क्या? पोटेशियम, जिसे किससे लिखते हैं? के से। और 20 पे क्या आता है? कैल्शियम, जिसे किससे लिखते हैं? सी से। इसी प्रकार इन दोनों का भी हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आए किसी की तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं द्वारा रिप्लाई दूंगा आपको और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा संयोजकता। क्या आता है? संयोजकता। और संयोजकता किसी कहते हैं? किसी तत्व की बंध बनाने की क्षमता। किसी तत्व की बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तत्व और संयोजकता, जैसे हम बात करते हैं सोडियम में। अब सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी दिखा रखी है इसमें? +1। अब +1 का मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो अभी बताया था आपको इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन वितरण कितना था? 2, 8 और 1। यानी पहले कक्ष यानी के में कितने थे? 2, एल में कितने थे? 8 और एम में कितने थे? 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ है कि जो ये आपका सोडियम है उसने जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मैंने बताया था आपको, चैप्टर स्टार्ट किया था, जब इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस होता है और प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब ऐसे मान लें, ये समझ ऐसे आएगा आपकी, ऐसे माने आप कि एक क्लासरूम के अंदर
बी मतलब बॉय, चलो ठीक है मैं पूरा लिखता हूँ, और जी मतलब गर्ल, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि किसी क्लासरूम के अंदर 30 तो बॉय हैं, 30 क्या है गर्ल, ठीक है। और जो गर्ल हैं मैं उनको मान रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, गर्ल किसको मान रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और जो बॉय हैं मैं उनको क्या मान रहा हूँ, प्रोटॉन को, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक गर्ल है वो मैंने क्लासरूम से बाहर कर दी किसी कारणवश, ठीक है। और जो एक गर्ल है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ मैं, एक गर्ल है वो मैंने किसी कारणवश क्लासरूम से बाहर कर दी। तो आप देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर कितनी गर्ल शेष हैं, 29, ठीक है। यानी गर्ल का मतलब क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे उसमें 29। अब जो 29 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 29 गर्ल बची हुई हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी आपकी किसमें, प्रोटॉन के अंदर, यानी बॉयज के अंदर, क्योंकि मैंने क्या हुआ कि एक गर्ल है वो बाहर निकाल दी, ठीक है। और गर्ल बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन एक, जो प्रोटॉन एक बढ़ा हुआ है, यानी जो एक बॉय अधिक है गर्ल से, तो उसको हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि क्लासरूम के अंदर कोई आता है तो देखेगा काउंटिंग करके, तो उसको आसानी से जो 30 बॉय हैं वो दिखाई देंगे और 29 गर्ल दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने एक गर्ल को किसी कारणवश क्लासरूम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, हुआ क्या यहाँ पर, ये सोडियम है, सोडियम ने अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है मतलब माइनस को हटाया है, और माइनस हटाया, और एक परमाणु के अंदर माइनस और प्लस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो हमने पढ़ा था कि जो एक परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब माइनस को, यानी माइनस को निकाल दिया जाए तो प्लस तो बढ़ेगा ना, प्लस अपने आप बढ़ेगा। अब प्लस अपने आप बढ़ेगा तो इसका मतलब है बॉयज़ की संख्या बढ़ रही है क्लासरूम के अंदर, और जो प्लस बढ़ रहा है उसको ऊपर दिखाया जा रहा है, इसलिए क्या इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1, ठीक है। दूसरा है आपका मैग्नीशियम, क्या है दूसरा आपका, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। वही बात, 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम। तो जो इसके बाहर के कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है 2, अब इसने अपने आप को स्थायी बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। मतलब किसी परमाणु के अंदर लास्ट कक्ष में या लास्ट ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने आप को स्थायी मानता है, ठीक है। तो इसने अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या किया कि जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे इसके पास, वो उसने निकाल दिए। मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी जितना माइनस कम किया उतना प्लस बढ़ जाता है। किसी भी तत्व में जितना माइनस निकालता है उतना प्लस बढ़ जाता है, और जितना माइनस लेता है उतना माइनस बढ़ जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, ना कि प्रोटॉनों का, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं आप कि जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन पे देखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी है, -1। अब -1 मतलब ये केवल एक बंध बना सकता है। जैसे सोडियम का बताया मैंने, सोडियम परिभाषा क्या थी हमारी कि किसी तत्व की बंध बनाने की क्षमता। अब जिसकी जितनी संयोजकता वो उतने बंध बना सकता है, ठीक है। सोडियम के कितने, +1, तो एक बंध बना सकता है। मैग्नीशियम की कितनी है, +2, तो ये 2 बंध बना सकता है। एल्यूमिनियम की कितनी है, +3, तो ये 3 बंध बना सकता है। जैसे Cl क्लोरीन की कितनी है, -1, तो ये कितने बंध बना सकता है, कितने बना सकता है, 1। अब बट अगर हम देखें जो क्लोरीन है उसके अंदर माइनस क्यों आया, क्लोरीन की संयोजकता माइनस में क्यों है, चलो तो इसको बताते हैं। ये देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 17, कितना होता है, 17, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं अभी, जैसे अभी पहले लिखा था Kl और M। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 17। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो हम इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 यहाँ, 8 यहाँ और 7 यहाँ, तो वो टोटल हो गए 2 और 8 10 और 7 17, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि किसी भी तत्व के परमाणु के लास्ट वाले कोश या ऊर्जा स्तर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो अपने आप को स्थायी मानता है, ठीक है। तो इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कोश में, 7। अब आप सोचें कि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे। ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए फ़ायदा क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। क्या कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से ले सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। 7 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। और वही कहानी
अभी बताई थी मैंने कि क्लासरूम के अंदर अभी तो मैंने जो गर्ल थी वो बाहर निकाली थी। अब मैंने कहा कि कोई न्यू स्टूडेंट आई क्लासरूम के अंदर, वो गर्ल थी, और उस गर्ल को मैंने क्लासरूम में एंट्री दे दी। तो 30 स्टूडेंट से जो 30 बॉयज़ थे, अब 30 बॉयज़ तो 30 ही रहेंगे, लेकिन एक न्यू स्टूडेंट आई, वो गर्ल है, और उसको मैंने क्लासरूम के अंदर एंट्री दे दी। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी उस क्लासरूम के अंदर? 31। यानी अब गर्ल क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन। यानी अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब माइनस ले लिया, और माइनस ले लिया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार फ्लोरीन का कितना? -1। ऑक्सीजन की कितनी? -2। और हम बात करें नाइट्रोजन तो +5 भी होती है और -3 भी होती है, क्योंकि ये दोनों +5 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो इसलिए इसकी संयोजकता +5 भी हो सकती है, और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है? -3। उसके बाद आता है हमारा परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान। ये अब आपका अगला टॉपिक है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कुछ नहीं है परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु क्रमांक को कोई क्या बोलते हैं हम? परमाणु संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो मैं आपको सरल रूप में बताऊं परमाणु क्रमांक। जैसे आपका क्लास के अंदर रोल नंबर होता है। क्या होता है? रोल नंबर। क्लास के अंदर आपका रोल नंबर होता है, उसी प्रकार जो तत्व होते हैं उनका क्या होता है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और ये परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जो आवर्त सारणी है, यानी एक टेबल है, उसके अंदर इनका नंबर कितना है वो होती है इनकी परमाणु संख्या, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे Z से लिखते हैं। वही जो मैंने सिंपल तरीके से बताया कि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनको क्या माना जाता है? परमाणु संख्या। और मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको एक शब्द में कि परमाणु क्रमांक को कोई परमाणु संख्या बोलते हैं। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है कि आपकी क्लास के अंदर जितना रोल नंबर है, जैसे आपका रोल नंबर होता है वैसे ही आवर्त सारणी यानी एक सारणी के अंदर इन सभी तत्वों का नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। दूसरा आता है आपका द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है द्रव्यमान संख्या? तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसे किससे लिखते हैं? ए से। मान लीजिए कि एक परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन है 4। कितने हैं? 4, ठीक है। और न्यूट्रॉन है 3। तो अगर उसकी द्रव्यमान संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? टोटल 7। यही बोला गया आपके अंदर। मैंने कोई एग्जाम्पल बता दिया कि उसके अंदर 4 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या है? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? ए से। पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन। पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन। एन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका। तो ए द्रव्यमान संख्या, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या ए, और एक्स क्या तत्व परमाणु का प्रतीक, जेड क्या? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे ये आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या से उदाहरण दिया हुआ है आपका। ये जैसे कोई परमाणु है, किसी भी परमाणु को इस प्रकार से लिखते हैं हम। अब लिखते किस प्रकार से हैं? देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है, किसी परमाणु को इस प्रकार से लिखते हैं Z, X और A, ठीक है। कैसे लिखते हैं? किसी भी तत्व को, किसी भी परमाणु को लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है Z, X और A, ठीक है। अब Z क्या होता है? तो Z होता है आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। और A क्या होता है? अभी बताया था द्रव्यमान संख्या। ये X क्या है? किसी भी तत्व का परमाणु प्रतीक, ठीक है, किसी भी तत्व का प्रतीक। जैसे कि देखो, अगर इसकी तुलना में इससे करें, ब्लैक पेन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये Z जो 14 लिखा हुआ है वो तो किसकी जगह लिखा हुआ है? A की जगह। और जो 7 लिखा हुआ है किसकी जगह लिखा हुआ है? Z की जगह, ठीक है। और जो N लिखा हुआ है किसकी जगह लिखा हुआ है? X की जगह। यानी X तो क्या है? किसी तत्व का प्रतीक, ठीक है। A क्या? Z 14 क्या है यहाँ पर? A यानी ये द्रव्यमान संख्या, और 7 क्या? परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको पूछा जाए किसके अंदर, अब ध्यान रखें, आपको अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालने हैं? न्यूट्रॉन। ये क्या है आपका? N, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। न्यूट्रॉन निकालने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
कोई तत्व का परमाणु क्रमांक दे के आपको बोल दिया जाए कि इस तत्व के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका दिया हुआ है ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। ऊपर जितनी संख्या दे रखी है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या और नीचे वाली संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या में से आपको नीचे वाली संख्या घटा देनी है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर मैं देखो ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको 14 माइनस 7 यानी कितने बचे? 7 न्यूट्रॉन। कितने? तो अगर आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। इसी प्रकार देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये मान लीजिए 6C12 कितना है? ये लिखा है ऐसे 6C और 12 क्या है? वही मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार ये दे रखा है एग्जाम्पल आपको एक और 11Na23। Na का मतलब सोडियम, यानी सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, कितने आ जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या? 12। कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। ठीक है, अब अगर इसका संधि विच्छेद करें समस्थानिक का, तो सम का मतलब होता है हमारा समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब क्या है हमारा? समान। ठीक है, और स्थानिक का मतलब स्थान, यानी कोई दो तत्व या दो परमाणु हो, अगर उनका स्थान समान है। अब स्थान क्या होता है? ये वही जैसे क्लासरूम के अंदर आपका अटेंडेंस नंबर, रजिस्टर नंबर या रोल नंबर होता है, उसी प्रकार स्थान यानी इनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक कितना, यानी अब हुआ क्या? परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, मतलब परमाणु संख्या समान मतलब स्थान समान, परमाणु संख्या समान मतलब स्थान समान, या परमाणु क्रमांक समान। परमाणु संख्या समान होने का मतलब स्थान समान होना चाहिए। सम स्थानिक, नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या स्थान समान होता है। अब स्थान क्या होता है? वही परमाणु क्रमांक, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। तो ये होते हैं अपन समस्थानिक। उदाहरण देखते हैं इनका हम। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। पहला है आपका 1H1 जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ठीक है, दूसरा है आपका 1H2, तीसरा है आपका 1H3। ठीक है, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1H3 को टाइटियम बोलते हैं। ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। किसके समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, एग्जाम्पल है ये किसका है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो पहला होता है 1H1 जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा होता है 1H2 जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरा होता है 1H3 जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, अब आप तीनों में देख सकते हैं कि तीनों के स्थान समान है। स्थान मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और स्थान कहाँ होता है? किसी तत्व का नीचे। देखो ये 1 1 1, ये तो आपका परमाणु क्रमांक या स्थान, तीनों का स्थान समान है। बट आप देखें कि 1 2 और 3 तीनों की द्रव्यमान संख्या ऊपर क्या लिखी होती है? द्रव्यमान संख्या। तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु यानी समस्थानिक किसे कहते हैं? कोई भी दो तत्व हों, उनके स्थान समान होने चाहिए। किसी तत्व के परमाणु स्थान समान होने चाहिए, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए। उसकी क्या बोलते हैं हम? समस्थानिक। और नाम से आप देख सकते हैं सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान। ठीक है, उसी प्रकार एग्जाम्पल की बात करें तो 6C12 6C13 और 614। ठीक है, 614 नहीं 6C14। सी का मतलब कार्बन। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्बन। ठीक है, अब देखें तो कार्बन के तीनों एग्जाम्पलों में परमाणु क्रमांक तीनों का 6 6 6, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या 12 13 14, यानी ऐसे तत्व ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आपस में। एक और देख सकते हो 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है? क्लोरीन के समस्थानिक। यानी सम मतलब समान, यानी परमाणु क्रमांक, स्थान समान होने का मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब बात करते हैं हम समस्थानिकों के गुणों या समस्थानिकों के उपयोग के बारे में। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण क्यों समान होते हैं समस्थानिकों के? और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि परमाणु तो उनका एक ही होता है ना, स्थान उनका एक ही होता है, परमाणु उनका एक ही होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। परंतु
गुण भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें समस्थानिकों के उपयोग की, या आपको पूछा जाता है कि यूरेनियम समस्थानिकों के उपयोग बताइए, तो पहला उपयोग है आपका यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी यूरेनियम है, उसके यूरेनियम का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक को परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा उपयोग क्या है समस्थानिक का, कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा क्या है हमारा घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा बोलो, या इसको आप गोइटर बोलो, या फिर इसको आप गलगंड बोलो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें व्यक्ति की गर्दन फूल जाती है। क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण व्यक्ति की क्या फूल जाती है, गर्दन। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है समभारिक। किसे कहते हैं समभारिक, ऐसे तत्व या परमाणु कुछ नहीं है, देखो समस्थानिक और समभारिक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों की परिभाषा को उल्टा करना है। समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान, और स्थान किसको बोला जाता है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है समभारिक, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी द्रव्यमान संख्या। भार किसको बोला जाए, द्रव्यमान संख्या को। यदि तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान है और यानी भार समान है तो उसको क्या बोलते हैं समभारिक। यानी ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समभारिक। यानी इनका सम मतलब क्या होना चाहिए, समान, सम मतलब समान, समान क्या होना चाहिए, और भारिक मतलब भार, क्या होना चाहिए, भार। यानी ऐसे तत्व या परमाणु जिनका भार समान होता है, और भार किसको बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या को। किसको बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या को। जैसे देखो दोनों समभारिक, फिर बोल रहा हूँ मैं, समभारिक और समस्थानिक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि मैं बात करूँ के मतलब पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम, इसमें दोनों के परमाणु भी अलग अलग होंगे और दोनों की परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होंगे। परमाणु अलग होंगे तो परमाणु क्रमांक अलग होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये कितने नंबर पे 18 और ये कितने नंबर पे 20 नंबर पे। ये क्या पोटेशियम, ये क्या कैल्शियम। देखो दोनों की ऊपर वाली संख्या समान है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, भार बोलो परमाणु के, द्रव्यमान संख्या बोलो, दोनों समान होंगी समभारिक के अंदर, लेकिन इन दोनों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे, विपरीत। और ये 18 और ये 20। यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है हमारा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।